Stupid Genius. Welcome to the Stupid Genius and today we are going to talk about gluconeogenesis. सर ये क्या है? तो ये है नए नए ग्लूकोज बनाने की प्रोसेस, राइट? ग्लूकोनियोजेनेसिस. So when we are going to synthesize new glucose molecules, that process is called gluconeogenesis. नया ग्लूकोज बनाना. ये कैसे होता है सर? बहुत आसान है. हमें पता है कि ग्लाइकोलिसिस कैसा होता है, राइट? व्हाट इज ग्लाइकोलिसिस सर? ग्लूकोज की तोड़ने की प्रक्रिया, राइट, है ना? तो हमने क्या लिया? ग्लूकोज लिया. हमें पता है, हमने फर्स्ट लेक्चर हमारा यही था कि हमने ग्लूकोज लिया एंड फ्रॉम दैट ग्लूकोज वी वेंट ऑल द वे टू द पायरुवेट, राइट? सो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट. एक बार मैं प्रोसेस आपको दिखाता हूँ, ठीक है? ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, 1,6 बिस फॉस्फेट एंड डाइहैप 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड. एल्डिहाइड बनता है यहाँ पे. देन 1,6 बिस फॉस्फेट, देन 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, देन 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, देन पेप, दैट इज phosphoenol pyruvate, and at the end we have pyruvic acid, right? So this was the process of breaking down of the glucose, right? अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपकी बॉडी में क्या है कि ग्लूकोज का लेवल कम हो गया, राइट? सो यू नो फॉर द फैक्ट कि हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम नहीं होना चाहिए, राइट? मतलब जो नॉर्मल रेंज है ग्लूकोज की, ना उससे ज़्यादा ग्लूकोज होना चाहिए, ना ही उससे कम ग्लूकोज होना चाहिए, राइट? अगर ज़्यादा हो गया तो आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो जाएगी, और कम हो गया तो आपको हाइपोग्लाइसेमिया हो जाएगा, है ना? और हाइपोग्लाइसेमिया इज ऑल्सो अ डेंजरस स्टेट, ठीक है? और फॉर द फैक्ट आपको बताऊँ, हमारे कॉलेज में एक हमारे बायोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर है, बहुत बड़े प्रोफेसर, राइट? उनको हाइपोग्लाइसेमिया की प्रॉब्लम है उनको हाइपोग्लाइसेमिया की प्रॉब्लम है. और एक बार मेरा सेमिनार भी हुआ था डायबिटीज़, हमारा पूरा बैच का सेमिनार हुआ था, लगभग 25 बच्चों का, है ना? तो उस पर डायबिटीज़ मेलाइटिस हमारी टॉपिक थी, राइट? और उसमें से मैं अकेला बचा था जिसका टॉपिक था हाइपोग्लाइसेमिया, बाकी सबका हाइपरग्लाइसेमिया था. तो सबको डिवाइड किया था हाइपरग्लाइसेमिया को, मेरा अकेला हाइपोग्लाइसेमिया था क्योंकि आई वॉज डिवाइडेड फ्रॉम द टॉपिक, और रोल नंबर मेरा ऐसा पड़ा था कि मुझे हाइपोग्लाइसेमिया के बारे में बात करना था, राइट? सो हाइपोग्लाइसेमिया इज ऑल्सो वन ऑफ द डिजास्टर्स कंडीशन. और जो टीचर मेरा सेमिनार ले रहा था ना, उसको हाइपोग्लाइसेमिया थी तो बैंड बजाते थे सर ने पूछ के सवाल. तो चलो स्टार्ट करते हैं कि हम देखेंगे कि हम ग्लूकोज नया कैसे सिंथेसाइज करते हैं, राइट? सो दिस वाज द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ द ग्लूकोज, राइट? तो अगर हमें ग्लूकोज सिंथेसाइज करना है तो क्या करना पड़ेगा सर? नया प्रोसेस सीखना पड़ेगा? नहीं, वी आर नॉट गोइंग टू लर्न न्यू प्रोसेस, बट हम क्या करेंगे, हम इसी प्रोसेस को रिवर्स कर देंगे. पर आपने तो बोला था कि ग्लाइकोलिसिस इज नॉट अ रिवर्सिबल प्रोसेस. येस, पार्सली ट्रू. ग्लाइकोलिसिस इज नॉट अ रिवर्सिबल प्रोसेस बट इट कैन गो रिवर्स, क्योंकि हमारे पास ओनली फर्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप एंड 10th स्टेप इज इरिवर्सिबल. बाकी सारे स्टेप क्या होते हैं? रिवर्सिबल होते हैं. देखो, जब भी मैंने पीछे उस लेक्चर में भी देखना कि जब भी मैंने पाथवे लिखा होगा, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में सिर्फ ऐसा बनाया होगा, सॉरी फर्स्ट स्टेप में मैंने ऐसा बनाया होगा और सेकंड स्टेप मैंने ऐसा बनाया होगा, रिवर्सिबल पाथवे. बट थर्ड स्टेप अगेन ऐसा. यानी कि मैंने आपको पहले ही समझा दिया है कि कौन कौन सा स्टेप इरिवर्सिबल है. फर्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप एंड 10th स्टेप. सो दीज स्टेप्स आर इरिवर्सिबल. तो इसका मतलब क्या है सर? हमें इस जगह पे नया एंजाइम चाहिए इसको उल्टा ले जाने के लिए, राइट? अगर मैं आपसे कहूँ कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, कौन से एंजाइम से बनता है? या तो हेक्सोकाइनेज ले लो या फिर ग्लूकोकाइनेज ले लो. तो सर इससे तो स्टेप आगे जाएगी. उल्टा ले जाने के लिए आपको क्या चाहिए? हाँ, उल्टा ले जाने के लिए हमें एक ऐसा एंजाइम चाहिए जो इस फॉस्फेट को हटा दे. हमने क्या किया था? फॉस्फेट, इस पे फॉस्फेट ऐड किया तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया. तो अगर मैं इस फॉस्फेट को हटा दूँ तो वापस ग्लूकोज बन जाएगा. दैट्स वाई हमें ये सीखना है कि कौन कौन से एंजाइम हमारे इस इरिवर्सिबल स्टेप पे काम करते हैं. तो लेट्स अंडरस्टैंड. अच्छा सुनो, ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वाइवा के लिए, क्योंकि वाइवा में डायरेक्टली आपसे पूछते हैं कि जो ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस है, ये वाला प्रोसेस, इसमें कौन कौन से एक्स्ट्रा एंजाइम्स यूज़ होते हैं. सर एक्स्ट्रा एंजाइम का मतलब क्या? देखो, ये है ग्लाइकोलिसिस पूरा, ठीक है? तो इसमें वो सारे एंजाइम्स तो यूज होंगे जो रिवर्सिबल जगह पे यूज़ हो रहे थे. जैसे कि मैं अगर आपसे बोलूँ कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से आपको उल्टा जाना है तो आप ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाओगे. तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज़ होता था? आइसोमरेज, है ना? म्यूटेस एंजाइम यूज़ होता था, मतलब फॉस्फोफ्रक्टोज म्यूटेस एंजाइम यूज़ होता था. तो सर ये वाला एंजाइम क्या इस प्रोसेस को उल्टा भी ले जाएगा? बिल्कुल. तो आपको क्या करना है? इस वाले एंजाइम के बारे में नहीं पढ़ना. आपको क्या पढ़ना है? यहाँ पे जो नया एंजाइम यूज़ होगा, राइट? तो पुराने एंजाइम प्लस सम न्यू एंजाइम्स, दे विल हेल्प यू टू सिंथेसाइज न्यू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स. तो आपको पुराने एंजाइम तो सारे पता है कि कौन कौन से पुराने एंजाइम्स होते हैं. अभी आपको क्या पढ़ना है? सिर्फ नए एंजाइम्स. सो सी, दीज आर द 4 एंजाइम्स विच आर गोइंग टू हेल्प यू टू मेक द न्यू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स. पहला कौन सा है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट.
फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंड पेप कार्बोक्सिकाइनेस। बिल्कुल आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। और वाइवा में आपसे पूछते हैं कि कौन से एंजाइम है, तो ये चारों एंजाइम के नाम आपको बताने होते हैं। तो लेट्स सी। अच्छा, ग्लूकोनियोजेनेसिस को समझने के लिए आपको दो चीज़ें समझनी पड़ेगी। फर्स्ट कि रिवर्स प्रोसेस कैसे जाता है, क्या बोल रहा हूँ मैं, फर्स्ट रिवर्स प्रोसेस कैसे जाता है। सेकंड हम क्या करेंगे, डिफरेंट क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स लेंगे और उससे ग्लूकोज बनाने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स सी, पहले डेफिनेशन देखते हैं। अगर आप पहले डेफिनेशन देखोगे फिर आपको समझ आएगा कि आप प्रोसेस क्या पढ़ने वाले हो। तो डेफिनेशन सेज दैट ग्लूकोनियोजेनेसिस, राइट, ग्लूकोनियोजेनेसिस इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। सर ये तो बताया था आपने, बट देयर इज अ कैच दैट फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर मॉलिक्यूल, यानी कि जो मॉलिक्यूल से आप ग्लूकोज नया सिंथेसाइज कर रहे हो वो कार्बोहाइड्रेट का प्रिकर्सर मॉलिक्यूल नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई भी कार्बोहाइड्रेट नहीं होना चाहिए। यानी कि आप शुगर बना रहे हो बट वो कार्बोहाइड्रेट से नहीं बनना चाहिए। तो सर किससे बनना चाहिए, तो दे कैन बी लैक्टिक एसिड, दे कैन बी अ ग्लिसरॉल और प्रोपियोनाइल कोएंजाइम है और अमाइनो एसिड्स। समझ आया क्या आपको, यानी कि मैं क्या बोल रहा हूँ, या तो आपका प्रोटीन होना चाहिए। अमाइनो एसिड क्या है, प्रोटीन है ना, काइंड ऑफ, इससे ही प्रोटीन बनता है, अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनता है। तो अगर आप प्रोटीन से ग्लूकोज बनाओ वो भी चलेगा। ये जो प्रोपियोनाइल कोएंजाइम है ना और ग्लिसरॉल है, तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों फैट लिपिड है। ये क्या है, लिपिड है, ठीक है। तो आइदर वो लिपिड हो या फिर ये लैक्टिक एसिड हो। आपको पता है ना, पायरुवेट का वन ऑफ द फैक्ट होता है लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन, तो लैक्टिक एसिड हो। तो यही चार मॉलिक्यूल्स है जिनसे हम क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। कौन कौन से, लैक्टिक एसिड, ग्लिसरॉल, प्रोपियोनाइल कोएंजाइम है एंड अमाइनो एसिड। सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस कि हमारे ये रिवर्स पाथवे में, जो हमारा ये रिवर्स पाथवे में, इसमें ये चारों मॉलिक्यूल्स कहाँ पे एंटर करेंगे, राइट, और कैसे प्रोसेस पीछे ले जाएंगे, ठीक है। तो पहले आपको पढ़ना पड़ेगा कि प्रोसेस पीछे कैसे जाएगी, मतलब पायरुवेट से ग्लूकोज कैसे बनेगा। और सेकंड क्या पढ़ना है, ये मॉलिक्यूल्स कौन से जगह पे एंटर होते हैं और कैसे इनका काम होता है। समझ आया क्या, तो ये दो फेज पढ़ने। तो चलो पहला फेज पढ़ते हैं कि पाथवे उल्टा कैसे जाती है, ठीक है। अब आ जाओ, मैं आपको यहाँ से लेके चलता हूँ फर्स्ट स्टेप से, ठीक है। अब सुनो, हमारा पहला स्टेप क्या है, इरिवर्सिबल, यानी कि मैं पहला स्टेप के लिए एक एंजाइम डाल दूँ तो वो क्या हो जाएगा, इस प्रोसेस को पीछे ले के चले जाएगी, राइट। तो सुनो, नॉर्मल क्या होता है, हमारे पास ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज से क्या बनता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, जो कि इरिवर्सिबल रिएक्शन है। तो मुझे एक नया एंजाइम चाहिए इसको पीछे ले जाने के लिए। वो एंजाइम क्या होगा, अगर मैं फॉस्फेट को हटा दूँ तो फॉस्फेट हटाने वाला एंजाइम का नाम क्या होना चाहिए, फॉस्फेटेज, बिल्कुल सही, क्या होना चाहिए, फॉस्फेटेज एंजाइम। कल लास्ट लेक्चर में बताया था, जब भी फॉस्फेटेज आएगा इसका मतलब क्या, हम फॉस्फेट हटाएंगे। बट फॉस्फोकाइनेज आया, इसका मतलब क्या, आप फॉस्फेट ऐड कर रहे हो सर। फॉस्फेट काइनेज का मतलब क्या, काइनेज का मतलब फॉस्फेट ऐड करना, और फॉस्फेटेज का मतलब क्या, फॉस्फेट हटाना। तो इस रिएक्शन में आपको कौन सा एंजाइम चाहिए, पहला एंजाइम, क्या नाम होगा उसका, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। और मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, सी, ग्लूकोज 6 phosphatase is our first enzyme which helps in the gluconeogenesis. Let's talk about the second step. अब मुझे ये बताओ, सेकंड स्टेप तो रिवर्सिबल है, तो यहाँ पे तो हमें कोई एंजाइम चाहिए नहीं सर। ये म्यूटेज एंजाइम जो यहाँ पहले काम करता था वही क्या करेगा, इसको पीछे कर देगा। बट थर्ड स्टेप देखो, थर्ड स्टेप हमारा इरिवर्सिबल रिएक्शन है, तो हमें यहाँ पे एक नया एंजाइम चाहिए। तो कौन सा एंजाइम आप डालना चाहोगे, पहले मॉलिक्यूल देखो, सबस्ट्रेट कौन है, सबस्ट्रेट ये है कि ये है नीचे वाला, हम इधर से इधर की तरफ जा रहे हैं, तो सबस्ट्रेट अभी नीचे वाला है, तो दिस इज द सबस्ट्रेट। तो हमें क्या करना है, इस तरफ जाना है। तो इसमें डिफरेंस क्या है, एक फॉस्फेट का, यहाँ पे 2 फॉस्फेट है, यहाँ पे 1 फॉस्फेट है। तो अगर मैं एक फॉस्फेट निकाल के फेंक दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये वाला मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो कौन से में से फॉस्फेट निकालना है, इस मॉलिक्यूल से फॉस्फेट निकालना है। तो चलो निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, हमें चाहिए फॉस्फेटेज एंजाइम। कौन सा फॉस्फेटेज चाहिए, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज एंजाइम चाहिए। क्या चाहिए, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज एंजाइम। तो अगर मैं यहाँ पे वो एंजाइम दे दूँ तो ये रिएक्शन पीछे चली जाएगी और इसमें से एक फॉस्फेट निकल जाएगा और बच जाएगा एक फॉस्फेट, तो इसका नाम हो जाएगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, राइट। चलो दूसरा एंजाइम आपको दिखाता हूँ, ये देखो दूसरा एंजाइम का नाम क्या है, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज। समझ आया क्या, तो आपने ये दूसरा एंजाइम पढ़ लिया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द 10th स्टेप डायरेक्टली, कि आपको पता है कि पहला स्टेप एंड तीसरा स्टेप इरिवर्सिबल था। अगेन 10th स्टेप जो कि हमारा पेप से पायरुवेट बनता है वो भी क्या है, इरिवर्सिबल है। तो हमें यहाँ भी नया एंजाइम चाहिए, पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, आप पायरुवेट से डायरेक्टली पीईपी नहीं बना सकते। मतलब
सर क्या बोल रहे हो कि मतलब जो पायरुवेट है ना उससे आप डायरेक्टली क्या पीछे की तरफ नहीं जा सकते, आप फॉस्फोइनोइल पायरुवेट नहीं बना सकते। क्यों सर? क्योंकि हमारे पास वो एंजाइम नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे सर? सिंपल, हम क्या करेंगे, पायरुवेट को कन्वर्ट कर देंगे दूसरे मॉलिक्यूल में, और वो मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाएगा दूसरे मॉलिक्यूल में, है ना, और वो मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाएगा फिर पे में। आपको समझाता हूँ क्या बोल रहा हूँ मैं। पायरुवेट का मुझे आप वो बताओ, पायरुवेट का फेट बताओ। तो पायरुवेट तो कहाँ जाता है सर? पायरुवेट जाता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में। तो लेट्स सी, ये पायरुवेट कहाँ गया? माइटोकॉन्ड्रिया में। और हम सबको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट जाने के बाद क्या होता है? लिंक रिएक्शन। क्या होती है? लिंक रिएक्शन। और लिंक रिएक्शन से पायरुवेट क्या बन जाता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए, और एसिटाइल कोएंजाइम ए फिर क्रेब्स साइकिल में जाता है और अपनी अपनी जो भी चीज़ें होती है वो करता है। हमने ये सब पढ़ लिया है, पर यहाँ पे एक कैच है, हमें क्या करना है, हमें पायरुवेट से पीईपी बनाना है, यानी कि फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनाना है, राइट। तो लेट्स सी, अगर मैं इस पायरुवेट को कन्वर्ट कर दूँ ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में सर कैसे करोगे? अभी आपको समझाता हूँ। पायरुवेट में कितने कार्बन है? 3 कार्बन। सो पायरुवेट हैज़ 3 कार्बन्स, राइट। और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में कितने कार्बन है? तो वी हैव 4 कार्बन्स। सो इसमें अगर मैं एक कार्बन ऐड कर दूँ पायरुवेट में तो ये बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा सर। तो चलो एक कार्बन क्या करते हैं, मैं ऐड कर देते हैं सी। तो दिस इज CO2 और इसमें मैंने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। सो ये आपको दिख रहा है क्या? CO2 मैंने किस में ऐड कर दिया? पायरुवेट में। जैसे ही पायरुवेट में मैंने ऐड किया, क्या बन गया? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बन गया। और इधर जो एंजाइम यूज होता है उसका नाम क्या होता है? पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। ठीक है, कार्बोक्सिलेज क्यों? क्योंकि ये कार्बोक्सिल ग्रुप ऐड कर रहा है। समझ आया क्या आपको? तो पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम। ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये जो हमारा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है ना वो कन्वर्ट हो जाता है मैलोनिक एसिड में, और इसको हम मैलोनेट बोलते हैं, क्योंकि पता है ना H जब निकल जाता है तो मैलोनेट बोलते हैं, ATE लगाते हैं मतलब एसिड्स में। तो जो हमारा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है वो बन जाता है मैलोनिक एसिड, राइट। और ये जो मैलोनिक एसिड है या मैलोनेट है वो कहाँ जाएगा? ये बाहर चल जाएगा साइटोप्लाज्म में। कहाँ से साइटोप्लाज्म में गया? ये तो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया था ना, ये था हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर निकल के कहाँ जाएगा? साइटोप्लाज्म में। सर बाहर क्यों भेजा? क्योंकि ये मॉलिक्यूल डायरेक्टली बाहर नहीं जाता ना, ये मॉलिक्यूल डायरेक्टली बाहर नहीं जाता। आपने बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि हम उधर भी ये कन्वर्जन करते हैं। सो मैलोनेट कहाँ जाता है? बाहर चला गया। अब सुनो, हमें क्या करना है? मैलोनेट से वापस बनाना है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो ये तो रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो सर इसको क्या करो? रिवर्स कर दो। तो ये क्या है? मैलोनेट है, और मैलोनेट वापस बन गया ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में। अब इससे हम क्या बनाएंगे? तो अब हम इससे क्या बना लेंगे? इससे हम बना लेंगे PEP। कैसे बनेगा सर? सिंपल है। ये कितने कार्बन का कंपाउंड है? ये है 4 कार्बन का कंपाउंड। ये कितने कार्बन का कंपाउंड है? ये है 3 कार्बन का कंपाउंड। तो मैं क्या करूँगा? इसमें से एक CO2 निकाल दूंगा, है ना। जैसे इमेजिन करो, पहले आपने पायरुवेट लिया था, पायरुवेट 3 कार्बन का कंपाउंड था, उसमें आपने CO2 डाला था। अब आप CO2 निकाल दो। तो मैंने क्या किया? CO2 निकाल दिया। वाह सर, सही समझ गया। उसके बाद देखो, ये है फॉस्फोइनोइल पायरुवेट, यानी कि इसमें एक फॉस्फेट ग्रुप है, तो एक फॉस्फेट डाल दो। तो देखो सर, हमने फॉस्फेट भी डाल दिया। बिल्कुल सही, मज़ा आ गया सर। तो सर अब इसका नाम बता दो एंजाइम का। एंजाइम का नाम क्या है? PEP, यानी कि ये वाला पेप और कार्बोक्सी काइनेज सर, है ना। तो क्या किया हमने? हमारा एंजाइम का नाम क्या होगा? PEP, यानी कि ये वाला एंजाइम, और कार्बोक्सी काइनेज। कार्बोक्सी क्यों? क्योंकि हमने CO2 निकाला है। काइनेज क्यों? अभी बताया, जब भी आप फॉस्फेट ऐड करते हो तो क्या नाम रखते हो? काइनेज। समझ आया क्या? तो अब एक बार ओवरऑल आपको बताता हूँ, पायरुवेट से क्या बनता है? पायरुवेट पहले माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा और पायरुवेट से बनता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से बनेगा मैलोनिक एसिड। मैलोनिक एसिड फिर बाहर जाएगा साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में क्या बन जाएगा? वापस ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में से हमने क्या किया? CO2 निकाल दिया, है ना, और उसमें एक फॉस्फेट ऐड कर दिया, और फिर हमारा बन गया PEP बाय द हेल्प ऑफ द एंजाइम। कौन सा? पेप कार्बोक्सी काइनेज। तो आपको कौन से 2 एंजाइम याद करने हैं? सिंपल, एक है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, इसका मतलब CO2 ग्रुप ऐड करना पायरुवेट में, और दूसरा पेप कार्बोक्सी काइनेज, यानी कि जो हमारा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है उससे फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनाना। अब मैं आपको दिखाता हूँ, हमने ये चारों एंजाइम के बारे में पढ़ लिया। कौन कौन से? ये वाला, और तीसरा ये है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, और चौथा है पेप कार्बोक्सी काइनेज। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब मेरा वाइवा चल रहा था ना, फाइनल मतलब एकदम फाइनल, है ना, उसमें मुझसे यही एंजाइम्स के बारे में पूछते हैं, डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस एंजाइम कि कहाँ कहाँ पे ये काम करते हैं और कैसे काम करते हैं। सो आई एक्सप्लेन ऑल दिस एंजाइम। ठीक है,
दैट्स वाई मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि उस वक्त मैं भी सोचता था कि ये सब कौन पूछता है, बट अचानक से ये सवाल आ गया कि ऑल दोज इनुमरेट ऑल दोज एंजाइम्स विच आर हेल्पिंग द ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस। अब सुनो, हमने पहला फेज ऑफ क्या पढ़ लिया, ग्लूकोनियोजेनेसिस पढ़ लिया। मैं आपको कैसे पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ 2 फेजेस से। पहले फेज में हम ये सीखेंगे कि आपका ये जो ग्लूकोज से पायरुवेट बना ना, ये तो आपका ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस हो गया। ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस क्या होता है, इसका उल्टा होता है, यानी कि आप पायरुवेट से उल्टा चलोगे, है ना, अब पायरुवेट से उल्टा चलोगे। दिस इज द फर्स्ट फेज ऑफ योर ग्लूकोनियोजेनेसिस। देखो ये बुक्स में ऐसे नहीं लिखा, बुक्स में कुछ और तरीके से लिखा है, पर मैं आपको समझाने के लिए ऐसा पढ़ा रहा हूँ। हालांकि दोनों बातें सही है, मेरा बात भी सही है। मैं क्या बोल रहा हूँ, पायरुवेट से आप क्या बनाओगे, आप ग्लूकोज बनाओगे। ये बात आपको समझ आ गई, कौन कौन से एंजाइम्स यूज़ करने एक्स्ट्रा। तो प्रीवियस वाले वो जो हमारे पास इन प्रोसेस में जो एंजाइम्स यूज होते थे, वो सारे एंजाइम्स प्लस ये 4 एक्स्ट्रा एंजाइम्स। आपको इतना समझ आया क्या? अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ दूसरे फेज ऑफ दिस ग्लूकोनियोजेनेसिस, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट सर? हमने क्या पढ़ा था डेफिनेशन कि ग्लूकोनियोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स। अब ये नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है ना, ये है लैक्टिक एसिड, ये है ग्लिसरॉल, ये है प्रोपिन एंजाइम है, और ये अमाइनो एसिड्स। तो अब मैं आपको समझाऊंगा कि ये चारों कंपाउंड कौन कौन सी जगह पे दिस ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस में एंटर करेंगे और फिर नया ग्लूकोज मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं लैक्टिक एसिड से, आपको बिल्कुल बहुत मजा आएगा। लैक्टिक एसिड, अब मुझे ये बताओ, आपको पता है कि जब भी मसल्स में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है ना, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, या फिर स्ट्रेस कंडीशन में, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, स्ट्रेस कंडीशन में जब आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, उस वक्त क्या होता है, जो आपका ग्लूकोज होता है ना, जो आपका ग्लूकोज होता है वो क्या होता है, पायरुवेट बनता है ना। पर पायरुवेट बन के लिंक रिएक्शन नहीं होती और क्रेब्स साइकिल नहीं जाता, पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में, है ना। तभी हमारे पैरों में दर्द होने लगता है ना, क्योंकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाती है। तो आपको पता है कि लैक्टिक एसिड का मेन सोर्स क्या है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। और आपको ये भी पता है कि लैक्टिक एसिड वापस पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो कैसे होता है हम वही देख रहे हैं। तो फ्रॉम द मसल्स, मैं क्या बोल रहा हूँ, मसल से आपको क्या मिला, लैक्टिक एसिड मिला। अब मुझे ये बताओ कि आपको ये पता है क्या, ये वाला रिएक्शन, कि अगर सपोज ये पायरुवेट है, ये पायरुवेट है, अरे यार पायरुवेट, इससे अगर मैं लैक्टिक एसिड बनाऊँ, पहले समझ लो ठीक है, उसके बाद बताता हूँ। लैक्टिक एसिड बनाऊँ तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे एक एनर्जी देनी पड़ती थी, यहाँ पे क्या करनी पड़ती थी, एनर्जी मुझे देनी पड़ती थी, राइट। सबको समझ आया, मुझे यहाँ पे एनर्जी वेस्ट करना पड़ता था, राइट। चलो यही मैं आपको समझाना चाहूँ कि पायरुवेट से जब आप भी लैक्टिक एसिड बनाते थे ना, तो यहाँ पे आपकी ये वाली एनर्जी वेस्ट हो जाती थी, और ये एनर्जी कहाँ से आती थी, ग्लाइकोलिसिस से आती थी। तभी हम कहते थे कि हम ये वाली एनर्जी वेस्ट कर देते हैं, है ना, और हम क्या करते हैं, इस वाले को इंक्रीज कर देते थे। और याद करो कि ये वाला मॉलिक्यूल कहाँ पे यूज़ होता था, ये वाला मॉलिक्यूल यूज़ होता था टू रन द ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस, है ना। तो जब हमारे पास ये मॉलिक्यूल ज़्यादा था तो हमारा ग्लाइकोलिसिस इंक्रीज होता था, राइट। तो सपोज अगर मैं सारा NADH खर्च कर दूं और ये वाला मॉलिक्यूल बना दूं तो हमारी ग्लाइकोलिसिस बढ़ जाएगी, है ना। तो हमारे पास तो ज़्यादा ऑक्सीजन था ही नहीं ताकि हम पायरुवेट को क्रेब्स साइकिल में भेजें, है ना। इसलिए पायरुवेट क्या कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड की तरफ मूव कर जाता है, राइट। ये पढ़ा होगा ना, ये उधर पढ़ना है जहाँ पे हम ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज होने के बाद जो रिएक्शन स्टार्ट होती है ना बॉडी में, वो उस चैप्टर वाले में पढ़ना है। तो मैं आपको ओवरऑल एक चीज़ क्या बताता हूँ कि जब आपके पास ऑक्सीजन की कमी है ना, तो क्या होता है, पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में, और वहाँ पे एक NADH यूज़ हो जाता है। अब इसका उल्टा सोचो, उल्टा क्या सोचोगे, जब आपके पास लैक्टिक एसिड ज़्यादा है तो क्या होगा, लैक्टिक एसिड विल कन्वर्ट इनटू द पायरुवेट और हमारे पास एक एनर्जी बनेगी। ये सिर्फ एनर्जी बनने के लिए मैं आपको ये समझा रहा था कि यहाँ पे एनर्जी बनती है, यहाँ पे एनर्जी क्या होता है, बनता है, ठीक है। सो और इस एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। यानी कि इसका मतलब क्या है, हम लैक्टिक एसिड से हाइड्रोजन निकाल रहे हैं। खुद देखो इसमें हाइड्रोजन नहीं है, पर यहाँ देखो हाइड्रोजन 2 एक्स्ट्रा ऐड हो गए। यहाँ पे NAD+ है और यहाँ पे देखो NADH+H+, यहाँ के 2 हाइड्रोजन ऐड हो गए। दैट्स वाई इसको हम बोलते हैं डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, क्योंकि ये लैक्टिक एसिड में से हाइड्रोजन निकाल लेता है
और बनाता है पायरुवेट। समझ आया क्या? ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है और ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, राइट। अब सोचो, मैंने आपको बाकी स्टेप तो बाकी समझा ही दिया है कि जब भी लैक्टिक एसिड से ये पायरुवेट बन गया, अब तो आपको पता है कि पायरुवेट से कैसे साइकिल जाएगी। पायरुवेट से क्या होगा? पायरुवेट से बनेगा ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, मैलिनेट, फिर मैलिनेट, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड और पेप के बाद ये साइकिल फिर वापस ऊपर की तरफ चली जाएगी। तो दिस इज हाउ द ग्लूकोज इज सिंथेसाइज फ्रॉम लैक्टिक एसिड। अब आपको समझ आया क्या? है ना? चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने एक मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ लिया। देखो ये लैक्टिक एसिड लिखा है ना, प्लीज़ वीडियो को हाई क्वालिटी पे देखना। मेरे पास इतना टाइम अभी नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए सारे नोट्स वापस से लिखूँ, क्योंकि मुझे एनाटॉमी और बायोकेमिस्ट्री दोनों कंप्लीट कराना है, ठीक है, वो भी टाइम से, इसी मंथ में, ठीक है। तो चलो ये देखो, ये लिखा है लैक्टिक एसिड, और नोट्स जब तुम डाउनलोड करोगे ना टेलीग्राम से, तो नोट्स एकदम अच्छे हैं, ठीक है। वहाँ पे कोई भी ऐसा ब्लर नहीं दिख रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये ब्लर क्यों ऐसा दिख रहा है। तो नोट्स जब तुम डाउनलोड करोगे ना, प्लीज़ नोट्स डाउनलोड करके अपने फ़ोन में खोलो और टैब में वीडियो देखो और साथ में पढ़ते रहना, ताकि तुम्हें नोट्स एक्स्ट्रा बनाना ना पड़े। बहुत मेहनत से नोट्स बनाए मैंने फर्स्ट ईयर में इसको, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया, लैक्टिक एसिड से ग्लूकोज सिंथेसाइज कर लिया। समझ आया क्या? लैक्टिक एसिड से ग्लूकोज कैसे सिंथेसाइज होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ग्लिसरॉल। आपको पता है ना ग्लिसरॉल क्या होता है? चलो नहीं पता तो मैं समझाता हूँ। सी, अब हम क्या करेंगे कि मैं ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल लूँगा और वापस इस वाले पाथवे में कहीं ऐड कर दूंगा, तो ये पाथवे वापस ग्लूकोज बना देगी। चलो आपको ग्लिसरॉल समझाने से पहले मैं ये वाला मॉलिक्यूल समझाना चाहता हूँ। ये क्या है? ये ट्राइग्लिसरॉल्डिहाइड है और इसको बोलते हैं TGA और ट्राइग्लिसरिक एसिड। सर ये क्या होता है? इसी को बोलते हैं लिपिड। ये क्या है? ये है लिपिड, राइट। इट इज़ वन ऑफ द लिपिड। तो इसमें 2 पार्ट्स होते हैं। दिस लिपिड हैज़ 2 पार्ट, वन इज ग्लिसरॉल एंड वन इज लॉन्ग चेन ऑफ द फैटी एसिड। आपको पता है ना, यहाँ पे 16 कार्बन, 17 कार्बन, 18 कार्बन, 19 कार्बन, 20 कार्बन, कितने भी कार्बन की एक लॉन्ग फैटी एसिड हो सकती है। इसमें डबल बॉन्ड भी हो सकता है और डबल बॉन्ड नहीं हो सकता, यानी कि सैचुरेटेड भी हो सकता है और अनसैचुरेटेड भी होता है, जिसको बोलते हैं, है ना, हम लिपिड। क्यों? क्योंकि इसमें एक ग्लिसरॉल ग्रुप है और इसमें एक फैटी एसिड का ग्रुप है, तो इसको हम लिपिड बोलते हैं। अब मैं सोचो, इस लिपिड को अगर मैं तोड़ दूंगा तो इसका नाम क्या होगा? लिपोलाइसिस, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर भी हमें पढ़ना है। जब हम फैट मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे ना, जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, जब हम फैट मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे तो आपको एकदम डिटेल में पढ़ाऊंगा कि लाइपोलिसिस का प्रोसेस कैसा होता है। और यकीन करो, वन ऑफ द ईजीएस्ट क्या बोलते हैं इसको, मेटाबॉलिज्म है उसका, मतलब कैटाबॉलिज्म। तो जब भी लाइपोलिसिस होगा ना, तो ये वाला मॉलिक्यूल टूट जाएगा और ये वाला मॉलिक्यूल टूट जाएगा, टूटेगा ना, बिल्कुल सही है। तो सर हमने क्या किया, ग्लिसरॉल तोड़ दिया और हमने लॉन्ग चेन फैटी एसिड तोड़ दिया। अच्छा, लॉन्ग चेन फैटी एसिड कैसे होगा? ऐसे ऐसे होगा ना, यही तो है ना, कार्बन की लॉन्ग चेन फैटी एसिड। सर ग्लिसरॉल कैसा होगा ये बता दो, याद नहीं आ रहा। ऐसा कुछ होता है ना ग्लिसरॉल, कहाँ गया, ऐसा ऐसा ऐसा, और यहाँ पे ऑक्सीजन अल्कोहल ग्रुप, ऐसा होता है ना। तो ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल कुछ ऐसा होता है, राइट। तुम भी देख लो इंटरनेट पे, मैं ही क्यों सब कुछ बताऊँ। तो ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल को हम क्या करेंगे, हम इसमें फॉस्फेट ऐड कर देंगे, राइट। अब देखो, जब हमने ट्राइग्लिसराइड को तोड़ा, लाइपोलिसिस किया, तो 2 चीज़ें रिलीज हुई, ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल एंड लॉन्ग चेन फैटी एसिड। अब मैं क्या करूँगा, इस ग्लिसरॉल में मैं फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दूंगा। तो देखो मैंने क्या किया, इसमें एक फॉस्फेट ऐड कर दिया, है ना, एक फॉस्फेट ऐड कर दिया। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट। सर 3 फॉस्फेट क्यों? क्योंकि हमने 3rd कार्बन पे क्या किया है, ग्लिसरॉल 3rd कार्बन पे हमने क्या किया, फॉस्फेट ग्रुप ऐड किया, इसलिए इसका नाम हो गया ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट। सर तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सिंपल से, आप किस पे ऐड कर रहे हो फॉस्फेट, आप ग्लिसरॉल पे फॉस्फेट ऐड कर रहे हो, तो इस पे जब ऐड करोगे तो इसका नाम हो जाएगा ग्लिसरॉल काइनेस, यानी कि ग्लिसरॉल पे फॉस्फेट ऐड करना, इसलिए ग्लिसरॉल काइनेस इज द एंजाइम नेम, राइट। तो अब हो गया हमारे पास ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट। अब इसको कुछ नहीं करना है, इसको क्या करना है, हमें इसमें से हाइड्रोजन निकाल देना है। तो मुझे बताओ हाइड्रोजन निकालने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए होता है, बिल्कुल सही, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। तो क्या नाम हो जाएगा इस एंजाइम का, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है ग्लिसरॉल 3 फॉस्फो ग्लिसरॉल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। सर आपने तो उल्टा बोल दिया। नहीं, आप ऐसे भी बोल सकते हो, आप ऐसे भी बोल सकते हो, तुम ऐसे भी बोल सकते हो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज या फिर 3 फॉस्फो ग्लिसरॉल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, दोनों ठीक है, ठीक है। अब सुनो, जब डिहाइड्रोजिनेज कर दूंगा तो क्या बनेगा, सर डाइहैप बनेगा सर, है ना, केरला सर, डाइहैप सर समय पार्टी जिंदाबाद। चलो, तो डाइहैप का फुल फॉर्म क्या था, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट।
अब आपको पता है कि डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट से क्या होगा, ये रिवर्सिबल रिएक्शन थी, यहाँ पे एक रिवर्सिबल रिएक्शन थी, ये वाली रिवर्सिबल रिएक्शन है, इससे बन जाएगा 1,6-bis फॉस्फोग्लिसरेट। और आपको पता है यहाँ से हमारे पास सेकेंड नंबर का एंजाइम फ्रक्टोज 1,6-bis फॉस्फेटेज एंजाइम आएगा और इसको इसमें कन्वर्ट कर देगा। तो आपको समझ आया क्या कि जो ग्लिसरॉल है वो कहाँ पे एंटर करता है, तो ग्लिसरॉल कहाँ पे एंटर करता है, डाइहैप की जगह पे। और कैसे एंटर करता है, पहले हम ग्लिसरॉल में क्या करते हैं, फॉस्फेट ऐड कर देते हैं तो बन जाता है ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट, और उसको हम डीहाइड्रोजनेज कर देते हैं, यानी कि हम उसका हाइड्रोजन चुरा लेते हैं तो बनेगा डाइहैप, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, राइट। तो चलो आपने 2 मॉलिक्यूल्स पढ़ लिए, कौन कौन से पढ़ लिए सर हमने, आपने पढ़ लिए लैक्टिक एसिड से और आपने पढ़ लिया ग्लिसरॉल से। लैक्टिक एसिड से कैसा था, लैक्टिक एसिड से हम पायरुवेट बना रहे थे और पायरुवेट अपनी साइकिल कन्वर्ट कर रही थी। ग्लिसरॉल से क्या कर रहे थे, ग्लिसरॉल से हम एंटर कर रहे थे डाइहैप में। तो डाइहैप में कैसे एंटर कर रहे थे, पहले हमने क्या किया, लिपिड को तोड़ के ग्लिसरॉल निकाला और ग्लिसरॉल में हमने फॉस्फेट ऐड कर दिया तो 3 फॉस्फोग्लिसरेट बन गया और उसका डिहाइड्रोजनेशन कर दिया, तो उसको हमने बना दिया डिहाइड्रोजनेशन के बाद डाइहैप, क्या बना, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रोपियोनाइल कोएंजाइम, राइट। याद करो 2 लेक्चर्स पहले मैंने आपको बताया था कि प्रोपियोनाइल कोएंजाइम के बारे में मैं 2 लेक्चर्स बाद बताऊंगा। तो चलो दिखाता हूँ आपको प्रोपियोनाइल कोएंजाइम क्या है। अच्छा यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। कॉन्सेप्ट क्या है, जब भी हमारे पास ऑड नंबर का फैटी एसिड होता है, Fa का मतलब फैटी एसिड, ठीक है। सपोज 17 नंबर का हमारे पास फैटी एसिड है, तो जब इसकी बीटा ऑक्सीडेशन होगी ना, बीटा ऑक्सीडेशन क्या होता है सर, अरे फैट को तोड़ने का मतलब होता है बीटा ऑक्सीडेशन। तो जब भी बीटा ऑक्सीडेशन होता है ना तो इसमें से निकलता है एसिटाइल कोएंजाइम है। सर एसिटाइल कोएंजाइम में निकलता है, बिल्कुल हाँ। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मुझसे एसिटाइल कोएंजाइम का फेथ पूछा था, तो मैंने बताया ना कि मैंने 7-8 चीज़ें बताई, फिर भी मैम बोल रही थी और बताओ, मैंने हार के बोला मैं नहीं पता बाबा। तो एसिटाइल कोएंजाइम में निकलता है। तो सर कितनी एसिटाइल कोएंजाइम निकलेगी, कितनी निकलेगी वो कैलकुलेट करने से पहले आपको इसमें से क्या निकालना पड़ेगा, प्रोपियोनाइल कोएंजाइम में निकालना पड़ेगा। क्या निकालोगे आप, प्रोपियोनाइल कोएंजाइम है। सर ये प्रोपियोनाइल कोएंजाइम है तो कुछ सुना लग रहा है, हाँ बिल्कुल, हमने नीट में पढ़ा था कि ये 3 कार्बन कंपाउंड है, राइट। प्रोपियोनोइक एसिड मतलब 3 कार्बन कंपाउंड। तो मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि आपने 3 कार्बन का कंपाउंड निकाल दिया जो कि प्रोपियोनाइल कोएंजाइम है, तो यहाँ पे कितने कार्बन बन जाएंगे, 14, यानी कि आपका एसिटाइल कोएंजाइम कितना होगा, ये तो 2 कार्बन का कंपाउंड है ना, तो यहाँ पे कितने बचेंगे 7 × 2 जो कि हो जाता है हमारा 14, है ना, राइट। चलो तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि जब भी आपके पास 17 कार्बन का लॉन्ग फैटी एसिड होगा, उसमें से क्या होगा, जब भी ऑड होता है, ऑड नंबर होता है ना, तो हम क्या करते हैं, एक प्रोपियोनाइल कोएंजाइम बना देते हैं, राइट। तो प्रोपियोनाइल कोएंजाइम 3 कार्बन का हो गया, बच गया 14 कार्बन, तो हम 14 को डिवाइड कर देंगे 2 से क्योंकि एसिटाइल कोएंजाइम बाकी। तो कितने एसिटाइल कोएंजाइम बने हमारे पास, 7 बने, और कितना हमारे पास प्रोपियोनाइल कोएंजाइम बना, तो 1 बना। तो जो ये प्रोपियोनाइल कोएंजाइम है ना, यही मॉलिक्यूल एंटर करता है किसमें, ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस में। अब इसको मिटा देता हूँ मैं, ठीक है। ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस में एंटर करेगा और आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हो जाएगा। तो सर दिखा दो कैसे होता है, चलो दिखाते हैं आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना। अब देखो कॉन्सेप्ट जब समझ आ गया तो हलवा है, एकदम से हलवा। देखो फॉर ऑड नंबर फैटी एसिड चेन इट गिव्स, क्या गिव्स करता है, प्रोपियोनाइल कोएंजाइम। ए सर ये बनाता है, हाँ बिल्कुल। अब सुनो, प्रोपियोनाइल कोएंजाइम से बनता है मिथाइल मैलोनिल कोएंजाइम है। अरे सर नाम तो बहुत मुश्किल है, देखो नाम याद करना है, ये वाला मॉलिक्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम फैटी एसिड का सिंथेसिस पढ़ेंगे ना तो ये मॉलिक्यूल बार बार आएगा। तो अभी इसको याद कर लो क्योंकि वहाँ पे यही पढ़ना है, फिर नेक्स्ट जब चैप्टर स्टार्ट होगा ना, नेक्स्ट मेटाबॉलिज्म चैप्टर जैसे फैटी एसिड का मेटाबॉलिज्म, वहाँ पे ये मॉलिक्यूल आएगा ही। तो अभी इसको याद करो, स्किप मत करना। तो प्रोपियोनाइल कोएंजाइम से क्या बनता है, मिथाइल मैलोनाइल कोएंजाइम में, ठीक है। अच्छा इसकी इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है, कि ये एक कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। सर कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन क्या होता है बताता हूँ। कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन का मतलब होता है CO2 ऐड करना। अरे सर ये तो सुना लग रहा है, बिल्कुल आपने अभी तो सुना। देखो कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, देखो पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम, यानी कि ये कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। तो सर इसका क्या बोल रहे थे आप, इसमें CO2 ऐड करना है, ठीक है। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, जब भी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होना तो उसमें क्या बोलोगे, ABC, क्या बोलोगे, ABC। अबे बहन के पकौड़े वैसा नहीं बोलना। तो A से क्या होता है, A से हमें चाहिए ATP चाहिए सर। B से क्या होता है, बायोटीन। सर ये बायोटीन क्या है, दिस इज विटामिन
B7, तो विटामिन B7 को हम क्या बोलते हैं, बायोटीन बोलते हैं। और सी से सर, सी से CO2, सी से वो नहीं, सी से CO2, ठीक है। तो कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में हमें क्या चाहिए, ABC, है ना। ए से क्या, ATP, बी से क्या, बायोटीन जो कि विटामिन B7 है, और सी से क्या, सी से CO2, और सी से क्या, कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो सी, अब देखो यहाँ पे जब भी हमने प्रोपियोनाइल कोएंजाइम से मिथाइल मैलोनाइल कोएंजाइम बनाया तो हमें क्या क्या यूज़ हुआ, हमें यूज़ हुआ ATP, हो गया सर। हमें क्या यूज़ हुआ, बायोटीन, हो गया सर। हमें क्या चाहिए, CO2, हो गया सर। और ये कौन सी रिएक्शन है, ये है कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा, बताओ बताओ, कैसे कैसे लिखोगे। इसमें CO2 ऐड कर रहे हो ना, तो इसका नाम लो और इसमें बोल दो कार्बोक्सिलेशन। कैसे, देखो, प्रोपियोनाइल कोएंजाइम ए, कार्बोक्सिलेज, प्रोपियोनाइल कोएंजाइम ए एंड कार्बोक्सिलेज, ठीक है। अब सुनो नेक्स्ट स्टेप, सर नेक्स्ट स्टेप कैसे याद करना है, सिंपल है भाई, ये तो बहुत पूछते हैं, वाइवा में पूछते हैं डायरेक्ट कि विटामिन B12 की इंपॉर्टेंस बताओ। क्योंकि जब हम विटामिन B12 के बारे में पढ़ेंगे ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब मैं विटामिन B12 आपको पढ़ाऊँगा ना, उसमें मैं ये स्टेप के बारे में डिस्कस करूँगा। क्योंकि ये जो प्रोडक्ट सिंथेसाइज हुआ है ना, सक्सिनाइल कोएंजाइम में, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, क्योंकि ये हीम बनाने में इंपॉर्टेंट होता है। क्या बनाने में इंपॉर्टेंट होता है, हीम मॉलिक्यूल बनाने में इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए ये वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखो, मिथाइल मैलोनिन कोएंजाइम से क्या बनता है, सक्सिनाइल कोएंजाइम में। और यहाँ पे कौन सा विटामिन यूज़ होता है, तो विटामिन B12 सर। और एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा, म्यूटेस, सिंपल, क्योंकि ये भी 4 कार्बन का कंपाउंड है और ये भी 4 कार्बन का कंपाउंड है। तो हमें सिर्फ म्यूटेशन करना है इनका, तो हमने क्या कर दिया, म्यूटेट कर दिया। तो ये क्या हो गया, मिथाइल मैलोनाइन कोएंजाइम से क्या बन गया, सक्सिनाइल कोएंजाइम है। और इसमें कौन सा विटामिन यूज़ हुआ, तो विटामिन B12 सर, केरला सर, विटामिन B12 सर, ठीक है। चलो अब सुनो, प्रोपियोनाइल कोएंजाइम से सक्सिनाइल कोएंजाइम बनते हैं 2 स्टेप में। कौन कौन से विटामिन यूज़ होते हैं ये मत भूलना, विटामिन B7 जिसको हम बायोटीन बोलते हैं, और विटामिन B12 जिसको हम कोबालामिन बोलते हैं, ठीक है। एक विटामिन के ऊपर बना दूंगा कि B1 को क्या बोलते हैं, B2 को क्या बोलते हैं, B3 को क्या बोलते हैं, ठीक है। चलो अब सुनो, आप सबको पता है कि सक्सिनाइल कोएंजाइम में कहाँ जाता है, सक्सिनाइल कोएंजाइम जाता है क्रेब्स साइकिल में, ठीक है। आपको नहीं लगता कि ये वाला रिएक्शन एनाप्लूरेटिक रिएक्शन होना चाहिए। अरे अभी पढ़ाया था ना क्रेब्स साइकिल में कि वो रिएक्शन जो कि किसी भी मेटाबॉलिक पाथवे में सबस्ट्रेट अगर कम हो गया तो उसको फिल करने का काम करते हैं, है ना। तो ये वाली रिएक्शन मैंने आपको पढ़ाई थी, जाके देखना। मैंने आपको बोला भी था कि जितने भी रिएक्शन अभी मैं पढ़ा रहा हूँ वो सब जाके आगे आने वाला है ना। तो वहाँ पे मैंने डिस्कस कर दिया था सारा। अब यहाँ पे एक बार पढ़ के वापस जाके वो रिवाइज कर लेना, कौन सा चैप्टर, लास्ट वाला वीडियो, ठीक है, जिसमें क्रेब्स साइकिल के बारे में मैंने बताया, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ द क्रेब्स साइकिल, ठीक है। उसमें मैंने बताया था 3 चीज़ें बताई थी, इंपॉर्टेंट ऑफ द क्रेब्स साइकिल, मेटाबॉलिक रोल एंड एनाप्लूरेटिक रोल। उसमें बताया था कि ये वाली रिएक्शन, ठीक है। चलो ना, अब हमने क्या पढ़ लिया, इसको मिटा दो पहले, गंदा सा लग रहा है, सॉरी गंदा सा लग रहा है। अब सुनो, आपने पढ़ लिया लैक्टिक एसिड से कैसे होता है, आपने पढ़ लिया ग्लिसरॉल से कैसे होता है, आपने पढ़ लिया प्रोपियोनाइल कोएंजाइम से कैसे होता है। अब लेट्स सी अमाइनो एसिड से कैसा होता है। और ये सिंपल है, इसमें सिर्फ हमें अमाइनो एसिड याद करना है और उससे कौन सा मेटाबॉलिक प्रोडक्ट बनता है। सी, तो ये रहा हमारा चीज़। आप सबको पता है कि हमारे पास प्रोटीन होती है और प्रोटीन डिग्रेड होकर क्या बनता है, अमाइनो एसिड्स। अब सुनो, हमारे पास ये 3 अमाइनो एसिड्स है, इनका याद कर लो एग्जाम्पल, और एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आए तो ये तीनों लिख देना, क्योंकि पूरी अमाइनो एसिड तो तुम याद नहीं कर पाओगे और तुम याद करने से रहे, इसलिए ये 3 सिंपल याद कर लो। कौन कौन से, एक वैलिन है, वैलिन से क्या बनता है, सक्सिनाइल कोएंजाइम में क्या बनता है, सक्सिनाइल कोएंजाइम में। तो वैलिन से बनेगा सक्सिनाइल कोएंजाइम में, और सक्सिनाइल कोएंजाइम में क्रेब्स साइकिल में जाता है, और क्रेब्स साइकिल से वापस हम क्या बना सकते हैं, ग्लूकोज बना सकते हैं ना। एलेनिन से क्या बनता है, पायरुवेट एसिड, है ना। तो एलेनिन से क्या बनेगा, पायरुवेट एसिड। अब स्पार्टिक एसिड से क्या बनता है, ऑक्सालो एसिटिक एसिड, ऑक्सालो एसिटिक एसिड। और मैंने ये वाला और ये वाला आपको लास्ट लेक्चर में भी समझाया था, जब हम क्रेब्स साइकिल की इंपॉर्टेंस पढ़ रहे थे ना, तो मैंने आपको ये बताया था कि ऐसे ऐसे जाता है। एक सिर्फ नया क्या याद रखना है आपको, वैलिन से क्या बनता है, सक्सिनाइल कोएंजाइम में बनता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा चार्ट। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, अब वापस से डेफिनेशन पढ़ो, आपको कितना समझ आएगा कि व्हाट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस। टेल मी व्हाट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो फॉर्मेशन ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल फ्रॉम नॉन carbohydrate precursor molecule that are
लैक्टिक एसिड, ग्लिसरॉल, प्रोपिनल कोएंजाइम है एंड अमाइनो एसिड। तो दिस 4 आर द नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर मॉलिक्यूल जिससे हमने क्या बनाया, ग्लूकोज बनाया। और हमने उसको कैसे पढ़ा, 2 फेजेस में पढ़ा। हमने पहले पाथवे पढ़ लिया कि पाथवे कैसे काम करता है। तो पाथवे क्या करता है, पायरुवेट से स्टार्ट होता है, ऐसे घूम के ऊपर तक जाता है, राइट। पायरुवेट से बनेगा ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, उसके बाद मैलोनेट, फिर बनता है पेप, और पेप से ऊपर पीछे जाता है। तो हमने ये पाथवे पढ़ा था फर्स्ट फेज ऑफ वीडियो में। सेकंड फेज ऑफ वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, ये चारों मॉलिक्यूल्स हमने लिए थे और डिफरेंट पोजीशन पे हमने क्या किया था, उसको ऐड कर दिया था। जैसे लैक्टिक एसिड हमने पायरुवेट पे ऐड किया था, ग्लिसरॉल हमने डाइहैप पे ऐड किया था, प्रोपिनल कोएंजाइम हमने डायरेक्ट क्रेब्स साइकिल में डाला था, और अमाइनो एसिड से जैसे कि डिफरेंट अमाइनो एसिड डिफरेंट जगह पे जाते हैं, राइट। तो हमने ये सीखा था, है ना। जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूँ ना कि डिफरेंट अमाइनो एसिड्स डिफरेंट जगह पे जाते हैं। जैसे कि ये जाएगा क्रेब साइकिल में, ये भी क्रेब साइकिल में, और ये जाएगा डायरेक्टली ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस में। तो दिस वाज ऑल अबाउट द ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसका रेगुलेशन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा, जिसमें मैं आपको कोरिस साइकिल के बारे में बताऊंगा कि कोरिस साइकिल से रिलेटेड ही रेगुलेशन है। सो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।